चलो बेटा, शुरू करते हैं एक नया लेक्चर। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ढंग से समझना है इसको। क्या कि छोटी सी चीज़ है, लेकिन दो फॉर्मूले निकल के आएंगे तुम्हारे। कितने? दो फॉर्मूले निकल के आएंगे। तो फिर फॉर्मूलों को बाद में तुम रटोगे, इससे बढ़िया ये देखो फॉर्मूला बना कैसे। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं नया लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जिसका एक नाम और है रिलेटिव परमिटिविटी, एक नाम और है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। गुड। और इसको लिखते कैसे हैं? एप्सिलॉन और उसके नीचे आर। आर मतलब रिलेटिव। ये इसके तीन नाम हैं। ये तीनों नाम तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे सपोज करो किसी का नाम रामू काका है। रामू काका। ठीक है। अब अच्छा लगने के लिए हम उसको क्या कॉलेज में क्या बोलेंगे कि आर के आ गया, आर के। और तीसरा नाम को अपना क्या बता देगा? रॉबिस कैवलिन। ठीक है। तो उससे तीन नाम हो गए। तो वैसे ही क्या है कि ये तीन नाम है, तीनों में से किसी में भी आ सकता है। नाम में कोई जल झोल नहीं है। अब देखो हिंदी में क्या बोलते हैं? पैरा विद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, और तीसरा है विशिष्ट पैरा वैद्युतता। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। देखो इसकी कहाँ जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में, फिर हिंदी में बात करेंगे। ठीक है। तो देखो, कूलम ऑब्जर्व्ड दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज एग्री विद कांस्टेंट इलेक्ट्रिक चार्ज kept at definite distance changes when the medium is changed. It was observed that in vacuum or air, the electric force is maximum and it decreases in the presence of insulating medium and it becomes zero in conducting medium. नहीं समझ में आया? हिंदी में बात करते हैं। अब देखो, दो नियत मान वाले विद्युत आवेशों को भिन्न भिन्न माध्यमों में एक नियत दूरी पर रखकर उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल के प्रेक्षण लेने पर कूलाम ने पाया कि बल का मान माध्यम बदलने पर भिन्न भिन्न हो जाता है। समझ में आया? निर्वातीय वायु में विद्युत बल सर्वाधिक होता है तथा कुचालक माध्यम की उपस्थिति में कम हो जाता है, अपेक्षाकृत कम हो जाता है, तथा सुचालक माध्यम में बल का मान शून्य हो जाता है। नहीं सर, अभी भी समझ में नहीं आया। तो ये तो था पैरा विद्युतांक के बारे में, उसकी डेफिनेशन तो ये है, वो बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैंने बारे में बताया। देखो कहाँ जरूरत पड़ी करेगा, अब ढंग से समझना बेटा। ये दो हमारे चार्ज हैं, Q1 और Q2, दो आवेश हैं। सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे रखा इसको? निर्वात में, यानी वैक्यूम में रखा, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। तो नियत क्यों बोल रहे हैं, कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? समझ में आया? कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू मैंने पहले से फिक्स कर दिया, 5 कूलम है, और ये चार्ज है, ये 2 कूलम का चार्ज है। कोई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने बोल दिया बहुत कम है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं आपको एक बार ले लेता हूं, 1 मीटर की दूरी ली। अब देखो ये 5 बदल नहीं सकता, ये चार्ज चाहे उधर चला जाए या इधर आ जाए, चाहे इसको कोई अट्रैक्ट करे, चाहे रिपल्शन करे, चाहे प्रतिकर्षण करे, चाहे आकर्षण करे, इसका मान तो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो ये नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, दूरी भी कांस्टेंट हो गई, लेकिन फिर भी फोर्स का मान बदल रहा था, बल का मान बदल रहा था। कैसे? ये कहां पे रखा हुआ था? निर्वात में। कहां पे? वैक्यूम में रखा हुआ था। तब फोर्स का मान कुछ अलग आया। मतलब सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, मैक्सिमम होता है, ये रहा। निर्वात या वायु में सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम इन वैक्यूम और एयर होता है। ठीक है। फिर उन्होंने, कूलम ने क्या किया, उन्होंने ये सेम टू सेम ये डिस्टेंस R लेके, ये मान लो ये 5 कूलम है, ये 2 कूलम, ये सेम है, और ये 1 मीटर है। इस बार इसको रखा वाटर के अंदर, फिर रखा ऑक्सीजन के अंदर, और फिर रखा कहाँ कहाँ, यहाँ देखते जाओ, ये ग्लास में रखा, फिर माइका में रखा। ग्लास यानी कांच, माइका यानी अब्रक। अब्रक क्या होता है समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है ना आपके घरों में, पानी की मोटर, उसके इंसुलेशन के काम आती है, ताकि करंट आगे पास नहीं हो। या जितने भी जनरेटर होते हैं उनके अंदर जो आर्मेचर होती है, वहाँ पर इसका काम आता है। ठीक है। रबड़, ऑक्सीजन, कंडक्टर, सुचालक सारे आगे, कुचालक सारे आगे, जो भी हैं। तो ये भिन्न भिन्न मान आ रहे थे बलों के, सब कुछ सेम था। वापिस यही चीज उन्होंने पानी में रखी, यही ऑक्सीजन में रखी, और यही उन्होंने रबर के अंदर रखी, ये वैल्यू सेम टू सेम। ठीक है। लेकिन फोर्स कम ज्यादा हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, बल जो है मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडियम ले रहे हो। तो अब जब अपन ने कूलम का नियम पढ़ा था,
तब अपन ने क्या बोला था वहां पे कि कूलम के नियम को अपन ने दो तरीके से देखा था। अब देखो ढंग से, एक अपन ने निर्वात में देखा था वैक्यूम में, और दूसरा अपन ने नॉर्मल देखा था। तो देखो बेटा, कूलम का नियम समझाते हैं आपको, वो तो समझ लिए, लेकिन वो वैल्यू बताते हैं कि कहाँ से क्या आती। अब देखो बेटा, एक तो अपन ये ले रहे थे 1/4πε0 और Q1 Q2/r², कोई दिक्कत नहीं है। ये ले रहे थे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, परमिटिविटी, विद्युतशीलता और फ्री स्पेस, निर्वात की या फिर वैक्यूम, एयर और उन सब की। अब देखो, मान लो मीडियम आ जाता है, तो मीडियम को माध्यम से ऐसे लिखना पड़ता है, माध्यम में लग रहा है, तो 1/4πε ले रहे थे अपन, याद है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युतशीलता ले रहे थे, और बाकी सब सेम था अपना। ये तो हो रहा था सिर्फ वायु और निर्वात के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए, और ये बाकी मीडियम्स के लिए कि उसको कहाँ पे रखा जा रहा है, उसको इंसुलेटर मीडियम में रखा जा रहा है या कंडक्टर में रखा जा रहा है, या और भी इंसुलेटर में भी कई टाइप के इंसुलेटर, कंडक्टर में भी कई टाइप के कंडक्टर हैं, तो वो ऐसे रखे जा रहे थे। तो यहाँ से ये देखो समझ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ई आर के बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी। सबसे पहले तो इसकी कोई यूनिटी नहीं होती, इकाई कुछ नहीं होती, जो भी रिलेटिव चीज़ें होती हैं उनकी कोई इकाई नहीं होती। जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है, अपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। वैसी रिलेटिव डेंसिटी भी होती है, अपेक्षिक घनत्व, और अपेक्षिक मास भी बोल सकते हैं, सॉरी रिलेटिव मास, अपेक्षिक द्रव्यमान। तो इनकी कोई इकाइयाँ नहीं होती बेटा, ठीक है। फिर अपेक्षिक आ जाता है, रिलेटिव ले लेते हैं तो उनकी फिर कोई इकाई नहीं होती। तो देखो बेटा, ये तो हो गया, जब मीडियम आप यूज़ करोगे तो बताओगे कि मैंने ये मीडियम यूज़ किया, तब आप ये लोगे, और एयर और वैक्यूम लोगे, निर्वात और वायु, तब ये लोगे, तो वो क्या काम आया। अब देखो समझो इसको, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पैरा वैद्युतांक, पैरा नहीं, पैरा वैद्युतांक क्या होता है, ई आर से लिखते हैं, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम और एयर। समझ में आ गया, अपॉन फोर्स बिटवीन चार्जेस इन अ मीडियम। बस वैक्यूम और एयर को एक ही मान लिया और बाकी सारे मीडियम इधर आ गए। निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल, और बल कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, मध्य बल, और ये माध्यम में आवेशों के मध्य बल। अब देखना बेटा, फॉर्मूले बनेंगे, ढंग से समझ लेना इसको, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, इसलिए मैं इसमें बहुत टाइम लगा रहा हूँ, है छोटा सा 2-3 लाइन का ही है, लेकिन मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इससे 2 फॉर्मूले निकल के आएंगे। तो देखो बेटा, एक तो फॉर्मूला क्या बन गया, ई आर बराबर, अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स जब बल वैक्यूम और एयर में लगता है तो नॉर्मल एफ लिख देते हैं, निर्वात वायु में लगता है तो फोर्स बल को सीधा एफ से लिख देते हैं, और किसी मीडियम में, माध्यम में लग रहा है तो इसको ऐसे बता देते हैं। एक फॉर्मूला ये बन गया तुम्हारा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन आते हैं इससे बेस्ड, ठीक है। नीट और जेई में जो प्रिपेयर कर रहा है तो फिर बाद में वो बोलेगा कि फॉर्मूला कहाँ से है, तो ये फॉर्मूला से बाद में इसको साफ करेंगे और कर लेते हैं। अब देखो बेटा, ई आर बराबर निर्वात और आवेशों में मध्य बल जो लगता है वायु में, या फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम और एयर, कितना लगता है, ये वाला लगता है। वैल्यू डाल दूं, 1/4πε0 Q1 Q2/r² अपॉन, मीडियम में लग रहा है, मीडियम में ये आ जाएगा 1/4πε आ जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी आ जाएगी, Q1 Q2/r²। देखो 4π से 4π कैंसिल हो गया, समझ में आया, Q1 से Q1 कट गया, Q2 से Q2 कट गया, r² से r² मर गए, सब मर गए। क्या क्या बचा, ढंग से देखना, ढंग से समझना बेटा, एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, 1/ε0 बचा है और इधर अपॉन में 1/ε बचा है, ठीक है। रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, गुड। अब देखो सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बस ये समझ ले। बच्चे क्या करते हैं, ई0 को ऊपर लिख देते हैं और ई को नीचे लिखते हैं, नहीं बेटे, नहीं नहीं नहीं, ई ऊपर आ जाएगा और ई नॉट नीचे चला जाएगा। क्यों चला गया, कि जब 4
ऐसे संख्या हो ऊपर नीचे तो जो चौथी है वो पहली से दोस्ती कर लेती है और गुणा में आ जाती है। तो 1 इंटू ई, तो ये इंटू 1 आ जाएगा, तो 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं। और दूसरी और तीसरी दोस्ती कर लेती है तो 1 इंटू ई, तो ई जीरो देखो नीचे चला गया और ई सबसे ऊपर आ गया। दूसरा फॉर्मूला बन गया ये वाला। अब देखो बेटा ये ई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम मीडियम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, तो इसकी वैल्यू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। इसके भी 3 बन सकते हैं फॉर्मूले, इसके भी 3 बन सकते हैं। ये तो एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। ये ध्यान रखना कि फोर्स नॉर्मल जो होगा वो ऊपर, और जो मीडियम होगा माध्यम में जो अगर बल लग रहा है वो आएगा नीचे। और आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइइलेक्ट्रिक या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ये इधर आ जाएगी साइड में। ठीक है, तो इसके 3 फॉर्मूले तुम बना लोगे, इसको इससे गुणा करके इसको नीचे ले आओगे। ठीक है, इस पे देखते हैं, इस पे ध्यान करते हैं कैसे याद करें। आगे भूल जाओगे तो कैसे याद करेंगे। देखो इस ई को अलग रखो और बाकी जिनके नीचे कुछ आ रहा है उनको अलग कर दो, और ओ को पहले लिखो, आर को बाद में। नॉट है ये, लेकिन ओ मान रहा हूं मैं इसको। देखो और क्या हालचाल, और क्या हालचाल, ये ध्यान रखना, और क्या हालचाल वाला चीज समझ में आ गया तो उससे याद हो जाएगा। ओ और आर एक साथ ही आते हैं, समझ में आ गया। और अकेला ई जिसके नीचे कुछ भी नहीं है वो अकेला रह जाता है। इससे फिर आप ये फॉर्मूला भी बना सकते हो, और इससे ये भी बन जाएगा, और इससे तीसरा भी बन जाएगा। अब तीसरा बनाना हो, मान लो हमें ई नॉट का बनाना हो, तो ई नॉट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर। जब दो चीज़ गुणा में हो, जो नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये इसके नीचे आ जाएगी, ई के नीचे आ गई। ये तीसरा फॉर्मूला बन गया, समझ में आ गया। लेकिन बेसिक फॉर्मूला ये था, लेकिन याद तुम्हें ये वाला रखना है, क्योंकि आगे जाके तुम इसको भूल जाओगे, समझ में आया। लेकिन इसको नहीं भूलोगे। और क्या हालचाल, समझ में आया, और क्या हालचाल, ऐसे करते रहना तो और एक साथ आता है। इससे फिर तुम ये बना सकते हो, समझ में आ गया। अब देखो बेटा, ये ई जहाँ पे एप्सिलॉन है खाली निरपेक्ष विद्युतशीलता या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मैं बार बार इसको एप्सिलॉन बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों इसको एप्सिलॉन नॉट बोल रहा हूँ, इसको एप्सिलॉन, तो मुंह से ऐसे कुछ निकल जाए तो उसको टेंशन नहीं लेने का। ये वैसे क्या है, रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। देखो ई की जगह ये ऐसा ई आ रहा है, जो ओ और आर मिला के, तो रखते हैं इसकी जगह। तो मीडियम में फोर्स क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी तो हम बोले थे कि ये मीडियम के लिए था, मीडियम हमें नहीं मालूम था कौन था, लेकिन अब रिलेटिव के मान हमें पता है। ई आर की वैल्यू देखो हमें पता है, लिखी हुई है किताब में, तुम्हारे बनी हुई है टेबल ऐसी पहले से बता रखी है। ठीक है, तो उससे क्या तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये फोर्स 0 कब होता है और मैक्सिमम कब होता है, डिक्रीज कब होता है। ये भी मैं तुम्हें अभी सिखा देता हूँ, ताकि फिर क्या कि ना टेंशन रहती। ये समझ में आया कि नहीं आया। जहाँ पे खाली ये हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी या निरपेक्ष विद्युतशीलता, तो उसकी जगह अपन ये और ये लिख सकते हैं। और क्या हालचाल, खाली ई हो तो उसके साथ और अलग अलग वाले बना देना, और क्या हालचाल। बैठ गया ये फॉर्मूला, समझ में आ गया। आगे चले, गुड, छाप लेना बेटा इसको फटाक से। बहुत ये 2 फॉर्मूले बने मेन, तो तुम्हारे एक ये और एक ये बना है। लेकिन मैं एड्रेस ये करूंगा तुमको, मैं तुम्हें सजेस्ट ये करूंगा, ये वाला याद रखना। ये तो रखना ही है, इन तीनों में से मैं बता रहा हूं कि ये अगर कभी भूल भाल जाओ तो ऐसे याद रहता है। ये समझ में आ गया, और क्या हालचाल। फिर आगे सवाल आएंगे, तब फॉर्मूले जो बनते हैं ना, तब दिमाग खराब होता है कि यार ये सवाल में फॉर्मूला कहाँ से लग रहा है, ये तो था ही नहीं, बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, फॉर्मूले अभी बन रहे हैं तो उनको सीखो बनाना। अब देखो, अब अपन ये बात करेंगे इस टेबल को देख के कि यहाँ तो कभी 0 बोल रहा है और कभी इन्फिनिटी बोल रहा है। अभी बना देंगे सब, और टेंशन दूर कर देंगे। बच्चों को रहती है ऐसी टेंशन। तो पहले उससे पहले अब अपन एक डेफिनेशन पढ़ ले कि डेफिनेशन क्या है इसकी, परावैद्युतांक की, है ना। परावैद्युतांक की डेफिनेशन क्या बेटा, देखो परावैद्युतांक क्या कहता है, द अमाउंट बाय विच द फोर्स बिटवीन द चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, कितना अमाउंट था, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम है, हमें मालूम है मीडियम है, अलग अलग मीडियम, इज रिलेटिवली लेस, कम होगा मीडियम में कम होगा। कौन से मीडियम में देखते हैं, देन दैट इन वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैक्यूम से हमेशा किसी भी कोई भी मीडियम आ जाए कम ही होगा फोर्स, क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। कौन, अमाउंट, कितना कम था वो फोर्स, कितना कम था। अब देखो गुना, समझो हिंदी में भी बता देते फिर बाद में समझ। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल, माध्यम भी है, कौन कौन से माध्यम है बता दिए, लिखे हुए टेबल बनी पड़ी, जो माध्यम लेना हो आवेशों के मध्य बल लगता है। हाँ, निर्वात की तुलना में, निर्वात मतलब वैक्यूम जहाँ पे हवा नहीं, तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है, निर्वात से हमें कम ही प्राप्त होगा, ये तो हम जानते हैं। निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, निर्वात से जितने गुना कम प्राप्त होता है उससे उस माध्यम की परावैद्युतांक कहते हैं। कितने गुना, अब देखो बेटा, पापा हैं, पापा कितने साल के हैं, 60 साल के,
पापा हैं 60 साल के। गुना मतलब टाइम्स। बेटा है 15 साल का। क्या तुम गुना नहीं निकाल सकते? 15 को मैं किससे गुना करूं कि 60 आ जाए? 4 से। 15 चौके 60, 4 गुना। अब हम क्या बोलेंगे? पापा 4 गुना बड़े हैं, और छोटा बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे? बेटा 4 गुना छोटा है बाप से। तो ये गुना जो है ना टाइम्स, ये गुना ही तो निकल रहा है, कितने गुना कम प्राप्त होता है। अब देखो 2 फॉर्मूले बने थे हमारे पास में कूलम के, एक तो मीडियम का और एक बिना मीडियम का बना था नॉर्मल जो निर्वात में था। तो उन दोनों के कुछ मान आएंगे तो उससे पता चल जाएगा हमें कितना गुना कम था। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ क्या बोल रहा है? सुचालक माध्यम में शून्य होता है, कौन? जीरो इन कंडक्टिंग मीडियम, कौन? कूलाम बल या विद्युत बल। लेकिन यहाँ ये क्या बोल रहा है कि सुचालक में इन्फिनिटी होता है ई आर। हाँ बिल्कुल सही, एक ही चीज़ है, अलग मतलब फॉर तुम ऐसा मत समझना कि ये दोनों ये कभी जीरो आ जाएगा कभी इन्फिनिटी, ऐसा नहीं बेटा, सही लिखा है ये चीज़, ये दोनों सही है, लेकिन इनको यूज़ अलग अलग जगह पे करना है। मैं बताता हूँ, देखना। सबसे पहले अपन वैक्यूम में निकाल के देखते हैं फोर्स कितना आता है, राइट, गुड। तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ज़्यादा कैसे होता है। देखो बेटा कूलाम का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास में क्या है? एप्सिलॉन नॉट। मैं कौन सा ले रहा हूँ? वैक्यूम ले रहा हूँ, निर्वात ले रहा हूँ, या वायु भी ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ वायु? अब देखना, वायु कहाँ गई? ये रही हवा। कितना होता है बेटा? 1.0005 टन। वैक्यूम में कितना हुआ? 1। ये दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। 1.000 जब आ जाता है पॉइंट के बाद हम 2 संख्या देखते हैं, तो 3 संख्या जीरो वाली, तो मतलब 1 हो गया, मतलब ये दोनों बराबर हो गए, कौन? वैक्यूम और हवा। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो F बराबर 1/4 पाई। तो E0 की जगह क्या? E0 ले रहे हैं, क्योंकि ये किसके लिए ले रहे हैं? E0 निर्वात और वैक्यूम के लिए E0 ही होता है ये। और ये क्या बन गया? K बन गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ ठीक है। अब ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। हमने पहले ही बोला था, ये हमने बोला था कि कूलम ऑब्जर्व दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 बॉडीज विद कांस्टेंट इलेक्ट्रिक चार्ज केप्ट एट डेफिनेट डिस्टेंस। 2 नियत मान वाले विद्युत आवेशों को भिन्न माध्यमों में एक नियत दूरी पर रखा, नियत यानी कांस्टेंट दूरी पर रखा। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये अगले वाले के लिए भी नहीं बदलेगा। इसमें तुम्हें समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ क्यों ली? क्योंकि ये K होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मीडियम की। मीडियम अब आ रहा है, तो मीडियम के लिए निकालेंगे, तो FM लिख दें माध्यम के लिए। अब देखना बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन लेते हैं कि नहीं लेते? एब्सोल्यूट परमिटिविटी लेते हैं कि नहीं लेते? निरपेक्ष विद्युतशीलता ई का हमें मालूम पता नहीं कि ई क्या होती है, लेकिन हमें ई का एक फॉर्मूला पता है। ई बराबर क्या होता है? और क्या हालचाल, ये होता है। डाल दें इसमें? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे, बस यही समझना था। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या डाल रहा हूँ मैं? E0 और ER। अब देखो बेटा ये तो बन गया तुम्हारा K बना कि नहीं बना? ये तो बन गया K, लेकिन K के अपॉन में कुछ आ रहा है, ER आ रहा है। अब हम मीडियम कौन सा ले रहे हैं? एक सेकेंड, हम मीडियम ले रहे हैं, अब कुचालक ले रहे हैं। कुचालक कौन होता है? इंसुलेटर कौन होता है? हम कांच को मान के चलते हैं, ठीक है। कांच की वैल्यू कितनी बोल रहा है? 5 से 10 के बीच में होती है। कितनी? 5 से 10 के बीच में। तो अपन 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7, 8, 9, 10 ले सकते हैं। मैं 10 लेके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आराम से 0 से 0 कट जाएगा। समझ में आया? गुड। अब देखो K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ ये K बन गया था, तो K की वैल्यू डाल दी मैंने, ये देखो ये ना, ठीक है। एक 0 ये कट गई, तो कितने बचे? 8, यानी कितना आया? 9 × 10⁸। मीडियम कौन सा लिया मैंने? ग्लास लिया है, ग्लास, कांच लिया है मैंने। कांच में कम आया। 9 × 10⁹ बड़ा है या 9 × 10⁸ बड़ा है? 9 × 10⁹ बड़ा है बेटे। वैक्यूम में ज़्यादा आ रहा है फोर्स ज़्यादा आ रहा है, और कुचालक माध्यम डिक्रीज हो रहा है, इंसुलेटर मीडियम में ये डिक्रीज हो गया, कम हो गया यहाँ से इतना। अब हम क्या बोल रहे हैं? सुचालक की बात करते हैं। किसकी? सुचालक की, कंडक्टर की बात करते हैं। अब देखो कंडक्टर में कैसे लेना है? मीडियम में लेना है, लेकिन कौन सा मीडियम ले रहे हैं वो भी बता देंगे उसको। तो ब्रैकेट में लिख दो कंडक्टर, या हिंदी वाले सुचालक। क्या है? 1/4 पाई मीडियम ले रहे हैं तो ई लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब सेम आ जाएगा बेटा इसमें। अब वो बस समझना कि Q1 Q2 और R² क्यों नहीं लिए। जो मैंने यहाँ लिया ना Q1 Q2 R², मान लो ये इसकी पूरी की वैल्यू आ रही है 5, मेरी 5 आ रही है, इसकी वैल्यू 5 आ रही है, तो इसके लिए भी 5 लिया, इसके लिए भी 5 लिया, यहाँ भी 5 लूंगा। क्यों? क्योंकि ये नियत है, कॉन्स्टेंट है। ये मैंने पहले बता दिया Q1 Q2 और R कॉन्स्टेंट है। बैठ गया? वो कूलम ने ऑब्जर्व किया वहां पे कि ये कांस्टेंट है। मैं देख रहा हूं कि माध्यम में बदल नहीं बदल, तो अपन माध्यम लेकर ही चल रहे हैं। अब ई की जगह एप्सिलॉन की जगह क्या डाल देंगे? ये निरपेक्ष विद्युतशीलता जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसी जगह क्या लिखें? 1/4 पाई एप्सिलॉन E0 और ER डाल दें।
एफ बराबर कौन सा, कंडक्टिंग सुचालक माध्यम लिया हमने, तो एफ बराबर देखो बेटा 1/4πε0, ये तो बन गया के पूरा, वेरी गुड। और साथ में क्या चल रहा है, Q1 Q2/R², इसकी मान कितना है 5, जो यहाँ लिया था वही यहाँ लिया, इनको नहीं बदलना है, इनको छेड़ना ही नहीं है। अब ये 5 कैसे आया, अब वो तुम अभी छोड़ दो, वो अपन ने एक हिसाब लगा दिया कि अपन ने Q1 भी कितना ले लिया, Q2 कितना ले लिया और R कितना ले लिया, और उनको जब अपन ने मल्टीप्लाई और भाग किया उसका स्क्वायर किया तो 5 आया, तो वो 5 इसके लिए भी लिया है, वो इसके लिए भी लिया, वो इसके लिए भी लिया है, ठीक है। 1/4πε0 और 1/ER अभी भी नीचे बचा हुआ है, देखो बचा हुआ है, ठीक है। अब अपन क्या ले रहे हैं, सुचालक ले रहे हैं, साफ दिख रहा है सुचालक है, तो ये तो बन गया वापस बेटा के, बना कि नहीं बना, गुड बना। के की वैल्यू कितनी होती है 10 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9, ये बन गया के, और के इक्वल टू कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। यूनिट याद है कि नहीं के की, फिर पूछेंगे तो बोलोगे कि सर याद नहीं है यूनिट के की, अभी बताएं के की यूनिट लिख लेना तुम लोग, मैं तो अभी बता दूंगा यहाँ से इधर उधर करके, लेकिन तुम लोग लिखना अपनी तरफ से इस के की यूनिट, ठीक है। 9 गुणा 10 की पावर, इसका मान रखा बेटा इंटू 1/ER, कौन सा मीडियम लिया, सुचालक, सुचालक के लिए ER कितना होता है, ये रहा ER, सुचालक के लिए कितना होता है बेटा इन्फिनिटी, गुड, तो डाल दे इन्फिनिटी, गुड, ये लो इन्फिनिटी जब भाग में आ जाता है, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, भाग जा रहा है, नुमरेटर डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाता है तो संख्या क्या बन जाती है, गोलगप्पा, 0, याद रखना। फोर्स कितना आ गया 0, किस मीडियम में, कंडक्टिंग मीडियम में, कौन से में, सुचालक में। फोर्स सुचालक में 0 आ रहा है, वहां पे क्या बता रहा था इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी क्या बता रहा था, वो ER बता रहा था, ER कैसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे बच्चे, तो बाद में देखते ना कि कंडक्टर में कभी तो सला आ रहा है कि 0, कभी आ रहा है इन्फिनिटी, वो इसके अंदर रख के देखना है बेटे, इसलिए ये टाइम लगा मुझे इस टॉपिक को। मैं सोच रहा था इसको किसी के जो अपना कूलम्स लॉ है वो वेक्टर फॉर्म से भी करेंगे, सदिश निरूपण भी करेंगे कूलम्स लॉ का, तो मैं सोचा इसको साथ कर दे, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो मुझे पता चला नहीं यार ये तो अपना बहुत बड़ा है। पहले तो इसके 2 फॉर्मूले याद करने तुम लोगों को, ध्यान से 2 फॉर्मूले, एक तो F के रूप में, ये ER क्या होता है, फोर्स जो लग रहा है निर्वात या हवा में और किसी माध्यम में, तो एक तो फॉर्मूला ये बना और एक फॉर्मूला ये वाला, ऐसे सिंपल सा याद कर लेना, और उसको वैसे समझना चाहो तो ऐसे कि फोर्स इसमें लगा निर्वात में, तो वैक्यूम में ये वाला वैल्यू होती है, तो ये कर देंगे, फिर अपॉन में ये माध्यम वाली आ जाएगी, तो 4π से 4π कट जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 R² कट जाएंगे, ये दोनों बच जाएंगे, लेकिन ये समझना ये 1/ε0 है और ये 1/एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युतशीलता, तो ये उल्टे हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, E ऊपर चला जाएगा और E0 नीचे रह जाएगा, ये तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तो 2 तो फॉर्मूले हो गए, और तीसरी तुम्हें टेबल से ये पता चल गया कि वो इन्फिनिटी क्यों बोल रहा है और फोर्स 0 कब बोल रहा है कंडक्टिंग मीडियम में। तो देखो फोर्स बदल रहे कि नहीं बदल रहे, यहाँ पे देखो कितना हुआ कंडक्टिंग मीडियम में 0 हुआ। कौन नियतांक थे, कांस्टेंट कौन कौन थे, तो बताओ उनको, Q1 Q2 और R², ये कांस्टेंट थे, ठीक है, गुड। फिर हमने लिया ग्लास वाला इंसुलेटर लिया, कुचालक लिया, फोर्स कम हुआ, हाँ थोड़ा, इससे तो ये बढ़ा, इससे ये ज़्यादा हुआ। फिर हमने एयर और वैक्यूम लिया, एयर और वैक्यूम में टेबल में देखो वैल्यू सेम, इसलिए उसको बार बार साथ ही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन बोला ऐसे वैक्यूम के लिए जाता है। फिर हमने यहाँ पहुँचे तो हमने कहा नहीं यार ये तो सबसे ज़्यादा है, तो माध्यम चेंज हो रहे हैं, तो बल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, बल कहाँ लगता है, मैक्सिमम, गुड, कम 0, इन्फिनिटी उधर ध्यान समझ लेना, इन्फिनिटी वो क्या चीज़ है, वो कहाँ डालनी है, इन्फिनिटी ऐसे डालनी होती है। तो ये तुम्हारे फॉर्मूले बन गए, 2 फॉर्मूले मैं तुम्हें एड्रेस करूंगा कि याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे, कौन कौन से वाले, ये वाला, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये तो सीधा से ये बता रहा है कि बल किसमें, निर्वात या वायु में। नीचे वाला क्या बता रहा है, बल किसमें, कोई माध्यम में, जो भी माध्यम हम लेंगे, तो हमने अलग अलग माध्यम लिए, उस टेबल से हम समझ गए। कई बार बच्चों के अंदर दिमाग में रहता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई और वहाँ पे इन्फिनिटी यहाँ 0, तो मैंने पूरा कैलकुलेशन करके बेटा देखो बता दिया। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ये हमेशा ये क्या रहते हैं, ये कांस्टेंट है, तभी तो पता चलेगा ना कि बल का अनुमान कम ज़्यादा क्यों आ रहा है, मीडियम पे क्यों फर्क पड़ा। अगर यही बदल रहे हैं तो फिर मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, फिर हम मीडियम तो हमें फिर कुछ और चीज़ें बताता। ये कांस्टेंट है, ये नियतांक है, ये एक बार जो फिक्स हो गए वो फिक्स हो गए। Q1 आपने ले लिया 10, Q2 ले लिया 20 और R ले लिया 30। अब इनको गुणा भाग करके मान लो ये कुछ भी आ गया, तो वो अब कुछ भी रहेगा, चेंज इनमें आएगा बस, क्योंकि मीडियम देखो नीचे आ रहा है, ये रहा माध्यम नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब देखो बेटा एक चीज इसके अंदर थोड़ी सी रह गई है, परावैद्युत या पैरावैद्युत जो भी है, खाली डाई इलेक्ट्रिक,
वो पैरावैद्युतांक है, नियतांक, तो कांस्टेंट हो गया। ये खाली डाइलेक्ट्रिक है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, ये खाली डाइलेक्ट्रिक, वो पैरावैद्युतांक था, ये पैरावैद्युत है। अब देखो इसकी किताब में डेफिनेशन क्या, एक चीज और पहले ये समझो, ये जो ई आर है ना बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी या आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको हम के से भी लिख सकते हैं, किसी किसी में के से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये के जो कूलाम का के कांस्टेंट आता है या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है या समानुपाती नियतांक आता है, वो नहीं है। ये के का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, ये के अलग है, ये ई आर को ही के लिखते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्टों का नोटेशन था, तो ये मत समझना कि ये के और ये के इनकी वैल्यू सेम ना, ये ई आर है जिसको कई जगह पे के भी बोला जाता है, ठीक है। तो पहले तो वो चीज क्लियर होगी। अब देखो पैरावैद्युत क्या होते हैं, पैरावैद्युत क्या होते हैं, तो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कुचालक पदार्थ पैरावैद्युत कहलाते हैं, वैद्युत कहलाते हैं। नॉन कंडक्टिंग या ब्रैकेट में इंसुलेटर लिख लो, इंसुलेटर मटेरियल इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ये डेफिनेशन है, इट्स गुड, लेकिन 100% मजेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे जब अपन पढ़ेंगे ना संधारित्र, कैपेसिटर, वहां पे फिर पता चलेगा इन दोनों में कुछ फर्क है। देखो क्या कि जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ना, वो कंडक्टर नहीं होते, वो इंसुलेटर नहीं होते, ना तो सुचालक होते हैं, ना कुचालक होते हैं, और ना ही सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं अर्धचालक, अर्धचालक। ये कुछ अलग ही है, थोड़ा सा फर्क है, होते कुछ अलग जैसे ही हैं, इसलिए बोला है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तो आगे हम पढ़ेंगे तब काम आएगा, तो फिर बोलोगे कि बताया नहीं। तो यहीं पे देख लो, यहाँ पे तुम्हारी डेफिनेशन दे रखी थी पैरावैद्युत की, लेकिन ये वाली दे रखी, लेकिन ये मजेदार नहीं है। देखो क्या होता है, ऑल डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर। जितने भी डाइलेक्ट्रिक हैं ये सारे इंसुलेटर हैं, जितने भी पैरावैद्युत है ये सब के सब कुछ अलग है। इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल इंसुलेटर, समझ में आ गया आपको, पता है ना, आर डाइलेक्ट्रिक। हिंदी वाले भी लिख लो, सभी पैरावैद्युत या परावैद्युत कुचालक होते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ कुचालक होते हैं, किंतु ये ज़रूरी नहीं है, किंतु यह आवश्यक या ज़रूरी नहीं है कि सभी कुचालक पैरावैद्युत हो। समझ में आ गया? यानी कहीं ना कहीं डेफिनेशन थोड़ी सी समझ में आई है हमारे, कि देखो बेटा तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो एक कंपाउंड बना, वाटर एक कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, यौगिक। यौगिक क्यों हुआ? जब दो या दो से ज़्यादा तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जुड़ते हैं, तो यौगिक बन जाता है। क्या बन जाता है? यौगिक, कंपाउंड बन जाता है। एंड ऑल द कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, ऑल द कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल होंगे, ये तय है। मॉलिक्यूल मीन्स अणु, शायद मॉलिक्यूल, एटम, एटम तो न परमाणु, मॉलिक्यूल मीन्स अणु, हाँ मॉलिक्यूल मीन्स अणु। तो सभी यौगिक, ये यौगिक है, और जो यौगिक होगा उसको मॉलिक्यूल होना पड़ेगा, कंपाउंड को मॉलिक्यूल होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड ये जरूरी नहीं, यहाँ से पता चलने लग जाएगा जब अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे संधारित्र, कैपेसिटर, वहाँ पे इसकी डेफिनेशन काम आएगी। थोड़ा सा लिख लेना। और एक चीज़ और वापस जो पहले बता नहीं पाया, ई आर बराबर के, ये के गुलाम वाला जो के है वो अलग है। बैठ गया? अच्छे से मेहनत करो, थोड़ा सा 2-4 बार देखो, सीखो, इनको डालो फॉर्मूले में, बड़ा ज़रूरी था इसलिए बताया, और इसलिए इसमें टाइम लगा। और इसके बाद अपन कूलम्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कूलम्स लॉ का सदिश निरूपण, कूलम बल का सदिश निरूपण करेंगे, और वो भी बहुत मज़ा आएगा, उसको पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ों को देखो, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूले निकल के आते हैं, और इनको जब स्किप कर देते हो तो आगे फिर फॉर्मूलों में क्या हो जाता है, बंडल बन जाता है, और फिर समझ में नहीं आता कि फॉर्मूला आया कहाँ से। एक एक फॉर्मूला बताया बेटा मैंने, कहीं से जहाँ से भी आया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले फिर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े काम आते हैं, और कई बार तुम्हारे खुद के सवाल आ जाता है, किताब में है तुम्हारे सवाल, करेंगे न्यूमेरिकल आगे, तो वहाँ से पता चल जाएगा, अरे ये तो हमने फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है, कैसे बना, बैठ गए, कर लोगे। समझ में आ गया ना? पैराविद्युत थोड़े से कुचालक से अलग होते हैं, कुचालक होते हैं सारे, लेकिन सारे कुचालक पैराविद्युत नहीं होते। वहाँ पे फिर वो डेफिनेशन थोड़ी सी गलत अलग हो जाती है, लिख दिया मैंने, कर लेना इसको। चलो ठीक है, गुड।